नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों 4 जून का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, प्लस ये पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप जाके इसको ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया। अब मालदीव के ऊपर एक सवाल ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि संविधान का निर्माण कब हुआ था। मालदीव के ऊपर सवाल अगर आएगा तो प्री में अगर आएगा, जो आ भी चुका है, कि मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा जो डिग्री चैनल है वो उनको आपस में डिवाइड करता है। मालदीव और लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल जो है डिवाइड करता है। एक सवाल और आता है कि 9 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है। वो मालदीव और मिनी क्वाई को डिवाइड करता है। और एक और सवाल जो आईएएस में भी आ चुका है वो है 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, तो वो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी का सवाल है। आज का जो इतिहास है इससे जुड़ा हुआ जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम पीसीएस में और आईएएस दोनों जगह पे आ चुका सवाल ये। अगर हम बात करते हैं मेंस में, तो मालदीव के साथ क्या संबंध है हमारे, ये थोड़ा जानना जरूरी है। वहाँ पर विवाद रहता है, वहाँ चाइना का इंटरफेयर ज़्यादा हो चुका है, तो आपको थोड़ा सा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना पड़ेगा। तो फॉरेन पॉलिसी में इंडिया का रोल मालदीव के साथ क्या है, चाइना मालदीव में किस तरह से आप इंटरफेयर कर रहा है और क्या वो चाहता है, ये सब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। बाकी जो इतिहास है वो इतना एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप आराम से पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं, भारत सरकार ने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, देखिए 1998 में पहली बार आरबीआई और नाबार्ड ने मिलकर एक गुप्ता कमेटी थी, आरवी गुप्ता साहब ने एक रिकमेंडेशन दिया था कुछ कमेटी ने, उसके तहत किसानों के लिए एक लोन फैसिलिटी स्टार्ट की गई। लोन फैसिलिटी, लोन मिल सके, बैंकों से उनको लोन मिल सके। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक लोन देने का एक टूल है ये। पहले 1997-98 में किसानों को दिया था कि किसान जब ज़रूरत पड़े तो बैंकों से लोन ले सकते हैं। इसमें सभी तरह के बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक, सभी तरह के बैंक आते हैं। 2019 में इस केसीसी को एनिमल हस्बेंड्री वालों के लिए भी ओपन कर दिया, क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, जो मछली पालन से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बैंकों से आकर लोन ले सकते हैं। इस साल 2020 में पहली बार डेयरी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी केसीसी लॉन्च कर दिया गया है। मतलब जो दूध उत्पादन के से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी केसीसी के माध्यम से लोन ले सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, पहले किसान रहे, फिर आपका आया एनिमल हस्बेंड्री और मछली पालन वाले, अब आता है आपका जो दूध उत्पादन करते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब सवाल, चलो ये तो केसीसी का हो गया, आपने गुप्ता कमेटी भी पढ़ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि एनिमल हस्बेंड्री 2019 में हुआ था, इस बार आपका जो दूध से जुड़े हैं वो लोग, उनके लिए हुआ, केसीसी हो गया। अब सवाल अगर आता है दूध से जुड़ा हुआ सवाल, अगर पीसीएस में जो पूछा जा चुका है वो ये है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हिंदुस्तान में होता है। लगभग 18 से 20% पूरी दुनिया का जो दूध है वो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किया जाता है। अगर सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कौन है, कौन सी कंट्री जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क है, तो दोस्तों लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मिल्क जो है वो इंडिया नहीं है, वो जर्मनी है। तो आपको ये फ़र्क देखना है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है। कहीं कहीं न्यूजीलैंड दिया गया, लेकिन जो डेटा, करंट डेटा है वो जर्मनी को करता है। जर्मनी सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया दिल्ली कोरोना ऐप। कोरोना के ऊपर काफ़ी सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं अलग अलग माध्यम से। काफ़ी देखिए, इसका ज्योग्राफिक इम्पैक्ट भी है, इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है, टेक्निकल इम्पैक्ट भी है। तो कोरोना के ऊपर एक आधा सवाल आपको प्री या मेंस में देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा नज़र रखिएगा, खासकर वो सवालों पर कि जो सरकार, भारत सरकार जो क्या कर रही है कोरोना के लिए। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने क्या चीज़ ऐप लॉन्च की। दिल्ली सरकार ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है ये ज़्यादा मैटर करेगा आपको। ठीक है, विमल जुल्का समिति ने फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी क्या होता है समितियों के बारे में पूछते आता है, तो विमल जुल्का समिति ने फिल्म के ऊपर, फिल्म यूनिट्स के ऊपर क्या अपनी रिकमेंडेशन दी है, तो आ सकता है। जैसे मैंने आपके साथ गुप्ता कमेटी ने केसीसी के ऊपर रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, तो अलग अलग कमेटीज अलग अलग सेक्टर पर रिकमेंडेशन देता है, तो आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी दो तरह के बनते हैं। एक तो करंट जो समितियां हैं वो रिकमेंडेशन देती हैं, तो उनके बारे में जानना है। कभी कभी पीसीएस में ये भी पूछा था कि जो 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी जो कमेटियां हैं उनकी रिकमेंडेशन क्या रही है, वो भी सवाल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो पुरानी कमेटीज़ के रिकमेंडेशंस भी ध्यान रखिएगा, खासकर मेन जो इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रीज से जुड़ा हो गया, सेबी से जुड़ा हो गया, इसको ध्यान रखना है। प्लस जो
1 साल के अंदर जो कमेटीज़ आई हैं वो उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी है उसको जाना जरूरी है आपको। तो विमल जुल्का कमेटी जो है वो फिल्म मीडिया से जुड़ी हुई है, उसमें इससे और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ मैच द फॉलोइंग वाला सवाल आएगा तो आपको जाना विमल जुल्का ने मीडिया के बारे में या फिल्म सेक्टर्स के बारे में अपनी रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, अगर आज का हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, कि राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है। ये छोटे एग्जाम्स में आता है, 52 सेकंड्स में आप हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गान गा सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर से देखिए 2-3 सवाल आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का एकमात्र ऐसे इंसान है जिन्होंने 2 देशों के लिए अपना राष्ट्रगान लिखा हुआ है। 2 देशों में राष्ट्रगान, एक तो हिंदुस्तान है ये, साथ में बांग्लादेश का जो अमार सुनार बांग्ला, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर की पोयम रह चुकी है। जो भारत भाग्य विधाता नाम की एक पोयम रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी 1904 या 1905 में लिखी थी, उसको 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने उसके कुछ स्टैंजा, 5 स्टैंजा थे, उसमें से एक स्टैंजा यूज़ करके हिंदुस्तान का राष्ट्रगान नेशनल एंथम लिया गया इसको। ठीक है, तो 1904 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पोयम लिखते हैं भारत भाग्य विधाता, और 24 जनवरी 1950 में उसके 5 में से एक स्टैंजा जो है वो यूज़ करते हैं संविधान सभा। सवाल एक पूछा गया था कि सबसे पहले नेशनल एंथम कब गाया गया था। नेशनल एंथम जो था वो 1911 है, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस समय पहली बार इसे डिसाइड किया गया था, बोला गया था इसको। ठीक है ना। एक सवाल और आया, पीछे में आ चुका सवाल, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे। एक सवाल और आ गया था कि सबसे पहले किसने गाया था, तो सरला देवी चौधरी जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर की भतीजी थी, सबसे पहले इन्होंने इसको गाया था इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा हुआ आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको नोबेल मिला, पहले एशियन थे जिनको नोबेल मिला। दूसरा पहले अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, किस किताब के ऊपर लिखा था, ये आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इनको सर की उपाधि मिली थी 1915 में, इनको सर की उपाधि मिली थी, नाइटहुड मिला था। इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ये मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। क्यों की थी ये पता होना चाहिए। ये सवाल जितने मैंने आपको 5-6 सवाल आपको डिस्कस किए हैं, ये सब सवाल पीसीएस में आ चुके हैं। दोस्तों एक चीज़ से जुड़ी हुई 50 चीज़ें होती हैं। मेरी कोशिश है कि अगर एक टॉपिक यहाँ पे आया है तो उस पर जुड़े हुए जितने भी 4-5 सवाल आते हैं तो वो डिस्कस कर लिए जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्छा एक चीज़ और भी इंटरेस्टिंग है, रविन्द्रनाथ टैगोर 70 साल की उम्र में इनको एहसास हुआ कि वो पेंटर बन सकते हैं, चित्रकार बन सकते हैं। तो उन्होंने 70 साल की उम्र में अपना पेंटिंग कैरियर स्टार्ट किया था। तो जो लोग लेट हुए हैं पीसीएस को लेकर सोचते हैं 30+ हो चुके तैयारी क्या करेंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। 70 साल की उम्र में वो जब पेंटर बन सकते हैं तो आप तो तैयारी कर ही सकते हो। खैर, अगर बायोलॉजी का सवाल लेते हैं कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारे सर के बीच में, यहाँ पे नोज़ का जब रूट होता है यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कई ग्लैंड्स को कंट्रोल भी करता है ये। ठीक है, तो एंडोक्राइन इसमें ग्लैंड है ये, और कई तरह की चीज़ें हार्मोन्स को वो हमारे ब्लड के अंदर डालता है, लेकिन साथ में कई ग्लैंड्स को वो थायराइड का ग्लैंड हो गया, ठीक है, आपका एंडोलाइन ग्लैंड हो गया, इन सबको कंट्रोल भी करता है। तो इसलिए इसको पीयूष ग्रंथि, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, किस धातु का किया गया। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि कॉपर सबसे पहले जो था, तांबा, उसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया। तांबा थोड़ा सा एक ऐसा चीज़ है जो बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, उन लोगों ने तांबे को एक्सट्रैक्ट करना, यानी उसको निकालना और उसका इस्तेमाल करना, ये सीख लिया था। ठीक है, कुछ साल तक चलता रहा ऐसे ही। उसके बाद तांबे के अंदर पहली बार टिन इस्तेमाल किया गया। तांबे में, कॉपर में टिन डाला गया तो वहाँ से ब्रॉन्ज निकला। कॉपर था, टिन डाला, ब्रॉन्ज बन गया। ब्रॉन्ज थोड़ा बेटर था कॉपर से, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा थी उसके अंदर। ठीक है, ब्रॉन्ज के बाद बहुत लेट में जाके फिर आयरन आता है। ठीक है, जब आयरन आया तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा मजबूत था। अब आयरन, अच्छा आयरन जो था, लोहे का जो उत्पादन जो पता लगा, तो इसका बहुत बड़ा हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर असर है। जब लोहा हमने ईजाद किया हमारे लोग इंसानों ने, तो लोहे ने, चलो ठीक है, युद्ध में तो हथियार बनाई, लेकिन लोहे से आप ये देखो कि हल बना, और हल ऐसे मजबूत हल बने जिन्होंने ज़मीन और गहरी खोदना स्टार्ट की। पहले लकड़ी के हल होते थे तो ज़्यादा गहराई तक नहीं खोद पाता था, लेकिन जब लोहे का बने तो और गहराई तक खोदना शुरू हुआ। इससे क्या हुआ कि प्रोडक्शन और अच्छी हो सकी, एग्रीकल्चर और अच्छी हो सकी, और इसका बहुत बाद में आज तक इम्पैक्ट
हमारे देश में पढ़ रहा है इसके ऊपर, हमारे देश में क्या हमारी सिविलाइजेशन के ऊपर पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो पहले कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया, फिर आयरन आया, ये पता होना चाहिए आपको। भारत का रेल का आरंभ किस सन में हुआ? रेल का प्रारंभ कब हुआ? 1853 में हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, सवाल ये आता है कि किसके, गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे इसके अंदर जॉन रैमसे। नाम सुना नहीं सुना ना आपने? जॉन रैमसे का आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, वो लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था जॉन रैमसे, ठीक है। डलहौजी के टाइम पे काफ़ी कुछ हुआ है और सवाल पीसीएस में आते हैं, आईएएस में भी सवाल आते हैं। देखिए डलहौजी 1848 से लेकर 1848 से लेकर 1856 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहते हैं। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुई 1947 में, और पहली बार क्या दूसरी बार जो हुआ, सेकेंड जो हुई थी, ब्रिटेन ने हरा दिया उनको और पूरा पंजाब पे कंट्रोल कर लिया। उसके बाद गवर्नर जनरल बन जाते हैं डलहौजी। डलहौजी आने के बाद कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज़ करते हैं। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? देखिए ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर जितना ब्रिटिश इंडिया उस समय जो हुआ करता था, जितने उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स कंट्रोल किए थे, जीते थे या इनडायरेक्टली कंट्रोल किए थे, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने फरमान निकाल दिया कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसका वारिस नहीं है तो जो राज्य है वो अंग्रेज़ों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब इसको लेकर बहुत बवाल हुआ और 1858 का जो विद्रोह हुआ उसका मेन बहुत बड़ा कारण था ये। सवाल यही पूछा जाता है कि कौन कौन से थे इसके अंदर? आप सतारा, नागपुर, झांसी, जैतपुर और आपका झांसी, जयपुर, बाद में अवध 1956 के बाद अवध, ये सब आपके थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से के माध्यम से अधिग्रहण किए गए। इसी कारण से झांसी की रानी ने विरोध किया था। अवध में जो हजरत बेगम थी उन्होंने इसका खिलाफ विद्रोह उठाया था। तो ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस में सवाल आ चुका है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी ने यूज स्टार्ट नहीं किया था, उन्हें इसको इंप्लीमेंट किया, बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया, लेकिन इसको स्टार्ट नहीं किया था। पहला बंदा नहीं था। पहला बंदा कौन था? पहला बंदा कोई नहीं था। असल में 1844 में जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके डायरेक्टर्स ने ऐसा रूल निकाला था। तो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने इस्तेमाल किया कि पहली बार इसको इंप्लीमेंट किया था। ये डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने कहा था कि अगर भैया कोई बंदा मर जाता है, राजा डेथ होती है, उसका वारिस नहीं है, तो उसका राज्य जो है अंग्रेजों का चला जाएगा। ये मैं सब बातें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये सिविल सर्विस में ये सब सवाल आए हुए हैं। जितनी मैंने आपसे बातें की सब सवाल आए हुए हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो गई। अब सवाल आता है कि डलहौजी ने कुछ और भी अच्छे काम किए हैं जो हिंदुस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, रेल चलाई। कहाँ से? थाने से मुंबई चलाई, ट्रेन चलती 1853 में। 1854 में आपका टेलीग्राफ, पहली बार टेलीग्राफ इस्तेमाल हुआ। आगरा से लेकर कलकत्ता के बीच में टेलीग्राफ की तार बिछाई गई, और ये जो टेलीग्राफ का जो तार बिछाई गई है, ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 का जो विद्रोह को कुचलने में। विद्रोहों की इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस टेलीग्राफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो 1853 में रेलवे हो गया, 1854 में आपका टेलीग्राफ हो गया। डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी का भी निर्माण किया। आज हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है उसका निर्माण किया। डलहौजी ने आपका एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की है इसके अंदर। तो ये चीज़ आपका आता है। इसी बीच में 1854 में वुड्स डिस्पैच नाम की चीज़ आती है। वुड्स डिस्पैच क्या है? पहली बार एजुकेशन सेक्टर में रिकमेंडेशन डाली। आपका वुड्स एक ब्रिटेन के एमपी थे, उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशन दी थी। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोविंसेस हैं, जैसे मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, यहाँ पर लंदन यूनिवर्सिटी के तरह ही यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। जैसे लंदन यूनिवर्सिटी है वैसे हर प्रिंसली स्टेट में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सरकारी स्कूल तो होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, वुड डिस्पैच इसमें है। ठीक है, इसको पढ़िएगा। एक सरकारी स्कूल तो होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब सारे स्कूल्स को तो हमारा सरकार सारे स्कूल तो नहीं खोल सकती है, खूब सारे स्कूल तो नहीं खोल सकती है, तो प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट भी देना चाहिए। तीसरा आ गया, ग्रांट भी प्राइवेट स्कूल को ग्रांट देना चाहिए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि बच्चों को जो एजुकेशन मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए उनकी मातृभाषा में। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज में मिलनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं 1833-1834 में, ठीक है, मैकुले मिनट्स जो गया था, मैकुले ने कहा था कि जो एजुकेशन होने चाहिए वो इंग्लिश में होना चाहिए। लेकिन वुड डिस्पैच ने क्या बोला कि नहीं, जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हिंदी है या बंगाली है, इस भाषा में लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए। तो ये सब डलहौजी के टाइम पे हुआ है।
जिसको जानना बहुत जरूरी है। सवाल, सब सवाल आते हैं, आपको पीसेस इतना पढ़ना है। आपको एक चीज़ पकड़ के पूरा धागा उधेड़ना है, तभी समझ में आएगा आपको सब कुछ। एक चीज़ और की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, विडो रीमैरिज एक्ट पास किया था। विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था, वो कानून था, वो डलहौजी लेकर आया था कि विधवा अगर कोई होती है, वो दोबारा शादी करती है तो शादी मान्य, वैध मानी जाएगी। बहुत अच्छा रिफॉर्म था। रिफॉर्म के बाद कई सवाल आते हैं, बेंटिक ने किए थे, डलहौजी ने किए थे, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आ जाते हैं इसके अंदर, तो ये जानना जरूरी है। अगला चलते हैं, बहुत हो गया नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई है। ठीक है, इससे पहले कौन था? चलो संयुक्त राज्य तो हो गया, यूनाइटेड नेशंस तो हो गया। यूनाइटेड नेशन से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? वो लगभग 4 वर्षों के बाद होता है। इस बार ओलंपिक कहाँ हो रहे हैं, ये आपको बताना है। और इस साल ओलंपिक है या नहीं है तो कहाँ है, ये आप बता दीजिएगा मुझे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। थार डेजर्ट जो है वो हमारे देश का है। और थार एक ऐसा डेजर्ट है जो हाईली डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर अगर सहारा की बात करते हैं या बाकी डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ लोग थोड़ा कम है, लेकिन जो घनत्व है लोगों का वो हिंदुस्तान में जो थार डेजर्ट, अच्छा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह पर है ये थार डेजर्ट, वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ लोग रह लेते हैं ज़्यादा। और कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो थे वो एजुकेशन को नहीं मिली थी, अशिक्षित थे उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं हिंदुस्तान के लिए। मुझे अब ये बताइए कि अकबर जब बादशाह बनता है तो उसे किसको हरा के बादशाह बना? सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत हुआ था। पहले तो मुझे बताइए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पानीपत की वॉर पता होनी चाहिए आपको। और सेकेंड जो हुआ था, अकबर ने किसको हराया था? ठीक है, ये मुझे बता दीजिएगा। बाकी अकबर के पास कभी अब आज तो नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब सवाल ऐसा आएगा तो अकबर के पास डिस्कस कर लेंगे, सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ सवाल ले लेते हैं। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार लघु इकाई का टर्नओवर कितना होना चाहिए? कल मैंने करंट अफेयर्स में डाला था कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर सरकार ने नई गाइडलाइन दी है, नई परिभाषा दी हुई है कि किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको हम मीडियम बोलेंगे, किसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों 1 करोड़ तक का जो बिजनेस कर रहे हैं, टर्नओवर कर रहे हैं, तो उनको माइक्रो बोलेंगे। 5 करोड़ से 1 करोड़ से 5 करोड़ तक की, 5 करोड़ से 50 करोड़ तक की जो टर्नओवर करेंगे इसको स्मॉल बोलेंगे, 50 से आगे बोलेंगे तो हम मीडियम बोलेंगे। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। 50 करोड़ तक का जो टर्नओवर कर रहे हैं उनको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं इसके अंदर। प्रधानमंत्री ने योग से संबंधित कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की? सरकार ने प्रतियोगिता लॉन्च की है योग डे के कारण। वो कौन सी योजना है, वो कौन सी प्रतियोगिता है? तो वह माई लाइफ माई योगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ माई योगा, ये सवाल आ सकता है। सरकार के द्वारा निकाली गई कुछ ऐसी योजनाओं को आप ध्यान से पढ़िएगा, सवाल बनते हैं। माई लाइफ माई योगा 21 जून को मनाया जाएगा, योग डे होता है। ठीक है, इस दिन विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जो है वो 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका जो विषय है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, तो ये इसका जो है विश्व दुग्ध दिवस पर 20वीं वर्षगांठ, ये इसका थीम है इसका। अच्छा दोस्तों, दूध के ऊपर अगर बात चल रही है तो एक जो अमूल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा सक्सेसफुल मॉडल हमारे हिंदुस्तान का है, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू होता है हिंदुस्तान के अंदर, और जो देश दूध में बिल्कुल उसको दूध नहीं था उसके पास, या था तो वेस्ट था, उसको किस तरह सेंट्रलाइज किया जाता है, गांव-गांव से जोड़ा जाता है। अगर जिसके पास एक गाय या एक भैंस भी है तो वो भी दूध को बेच सकता था, और उसको वो दूध है वो शहर या गांव में जाकर ट्रांसफर होता है। आज अमूल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा पढ़ जरूर लीजिएगा इसके अंदर। और वर्गीस कुरियन के बारे में जरूर पढ़िएगा। वर्गीस कुरियन मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, इन्होंने वो बंदे थे जिन्होंने हिंदुस्तान को दूध के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनाया है। इनकी कहानी जरूर पढ़िएगा। जैसे पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम लॉन्च किया है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ जो है वो रविशंकर प्रसाद, हमारे जो केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने किया हुआ रिस्पॉन्सिबल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ, ये कार्यक्रम योजना किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हर चीज़ में इस्तेमाल हो रही है, तो किस तरह से यूथ इसको सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इस पर सरकार एक्स्ट्रा ध्यान दे रही है इसके अंदर। FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO कौन है? तो वो जो हैं वो अरुण सिंघल साहब हैं। अरुण सिंघल साहब FSSAI के नए CEO हैं। FSSAI फुल फॉर्म बताता हूँ, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कोई भी खाने का पैकेट जब देखो खाना हो तो उस पर FSSAI का मार्क लगाना जरूरी होता है। वो अथोराइज़ करता है, वो स्टैंडर्डाइज करता है, वो रिकमेंडेशन देता है, वो
एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हाँ भाई खाना जो बनेगा उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। FSSAI कब बना था? 2011 में, 2011 में ये FSSAI बना था, ठीक है, इसको लाया गया इसके अंदर, तो इसको थोड़ा और पढ़ लीजिएगा इसमें। केंद्र सरकार ने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों को लाभ पहुँचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? सरकार ने छोटे जो उद्योग होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मुद्रा शिशु ऋण योजना की है। मुद्रा योजना पता ही आपको, जिसमें लोन मिला करता था, ठीक है। इसमें पहली बार कि और छोटे जो हैं सेक्टर हैं, छोटे जो गृह उद्योग हो जाते हैं, उनको कम इंटरेस्ट के ऊपर, लाइक 2% इंटरेस्ट के ऊपर आपको जो लोन दिया जाएगा। अच्छा, अब मसला ये रहता है कि बैंक से सरकार तो बोल दी योजना चला देती है, ठीक है। सरकार जो एक्स्ट्रा का जो आपसे वो 2% ले रहे हैं, लेकिन जो मतलब बैंक 6% देता है तो 4% सरकार अपनी तरफ से देती है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर की जो हालत इतनी बुरी है, तो ये जो योजनाएं हैं ना वो ढंग से इंप्लीमेंट हो नहीं पाती है, क्योंकि जो लोन लेना है वो बंदे को अपने पर्सनल कैपेसिटी पे, अपनी गुडविल पे लेना है, अपने जो क्रेडिबिलिटी पे लेना है, ठीक है। तो अब जो इंसान जिसको छोटे मोटे वो उद्योग चला रहा है, जरूरी नहीं है कि उसका सिविल अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि सरकार चाहती तो बहुत कुछ है, लेकिन इंप्लीमेंट उतना हो नहीं पाता, क्योंकि बैंक जो है वो उसी बंदे को लोन देता है जो इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी कारण से जो लोन का जो प्रोसेस होता है ना वो इतना सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सरकार के पास और कोई माध्यम नहीं है, सरकार बैंक के माध्यम से ही लोन प्रोवाइड कराना चाहती है। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ संबंध समाप्त कर लिए हैं? देखिए, अमेरिका ने WHO से अपने हाथ खींच लिए हैं, बोला है कि WHO ने चाइना के जो इन्फॉर्मेशन दी कोरोना वायरस वाली, वो नहीं जल्दी रिलीज़ की, और WHO का रोल अच्छा नहीं रहा, ठीक नहीं रहा, इसलिए जो ग्रांट देता है अमेरिका WHO को वो उसने खींच लिया, वापस कर लिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये तो मेंस का पॉइंट आ जाएगा कि WHO ने क्या रोल है, या ग्लोबल एजेंसीज़ का क्वेश्चन आएगा, ग्लोबल एजेंसीज़ का रोल कितना है इस सब चीज़ों में, चाहे वो पीस कीपिंग हो, चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर की हो या इकोनॉमिक सेक्टर में, तो ग्लोबल एजेंसीज कैसे रोल प्ले कर सकती हैं, ये मेंस का इशू आ जाता है। लेकिन प्री में आप समझ लीजिएगा, प्री में एक चीज़ और भी है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में, लेकिन आपको ये पता करना है कि WHO का हेड कौन है, इथोपिया के हैं, ठीक है, वो आप ढूंढिएगा। एक और भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इंडियन बंदा भी इसके अंदर है, वो है देखिए मैं उसका नाम भूल गया मैं, ठीक है। वो इंडियन लेडी है जो साइंटिस्ट हैं, वो उनका नाम दिमाग से भी उतर गया, ठीक है। वो आप पढ़ लीजिएगा, वो सवाल आ सकता है, क्योंकि जब इंडियन जो बड़े अच्छे ओहदे पे होते हैं तो उनको, और वो किस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, तो मैच द फॉलोइंग में सवाल आता है उसके अंदर। सुब्रमण्यम है, सुधा सुब्रमण्यम समथिंग नाम है, दिमाग से जो भी उतर रहा है उसके अंदर, चलिए देख लीजिएगा उसके अंदर। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य, हमारा 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला जो पहला राज्य है वो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कंट्रोल हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो ऋण देने की योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो प्रधानमंत्री साहब ने बैंकों के माध्यम से हर लोगों को लोन दे रहे हैं, कोरोना वायरस वालों को भी लोन दे रहे हैं वो, ठीक है। तो बैंकों के माध्यम से वो जो लघु उद्योग है उनको भी दे रहे हैं, साथ में रेहड़ी पटरी वालों को सुविधा योजना दे रहे हैं वो। अब कितना मिल पाता कितना नहीं मिल पाता ये तो डेटा जब आएगा तो पता लगेगा, लेकिन सरकार ने योजना तो चला दी है। प्रधानमंत्री ने MSMEs को सशक्त बनाने में कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है? अब MSMEs के लिए देखिए, एक तो आपने पढ़ ही लिया MSMEs के लिए गाइडलाइंस जो आई हैं, ठीक है। अब सरकार ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, मतलब ऑनलाइन तैयार किया है, जिसमें से जो बिजनेस वाले हैं वो उनको ईजी पड़ जाए, सबको बिजनेस करना है, उनका इन्फॉर्मेशन, उनका जो भी प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, उसको क्या नाम दिया है? उसको नाम दिया है चैम्पियंस प्लेटफॉर्म, चैम्पियंस, ठीक है। तो चैम्पियंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से MSMEs जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।